तो परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार को बनते हुए देखा है? इमारत की दीवार का मतलब ये हुआ कि अब गांव शहर हर जगह आपने देखा होगा कि घर बनते हुए आपने देखा होगा कि घर कैसे बनता है, ईंट पत्थर सीमेंट बालू सब मिलाकर घर का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि आप जो है दीवारों को बनते हुए देखे होंगे, दीवारों के अंदर कमरा बनते हुए देखे होंगे, किचन बनते हुए देखे होंगे, बाथरूम बनते हुए देखे होंगे। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? यानी इतना बड़ा बड़ा दीवार खड़ा किया जा रहा है, बिल्डिंग खड़ा कर दी जा रही है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटा यूनिट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आखिर ये दीवार खड़ा हुआ तो कैसे खड़ा हुआ, क्या चीज इसमें मिला? तो ये निष्कर्ष निकला कि आप देखे होंगे बालू मोरम, ये छोटे छोटे कण होते हैं, वही तो हमारा परमाणु है। सूक्ष्मतम कण, मिनिमम जो उसका शेप होता है, वही हमारा क्या होता है? परमाणु होता है। ईंटा भी बना होगा, ईंटे का आकार देखे होंगे, तो वो भी किसी छोटे कण से ही तो बड़ा बना। ईंटा बनते देखे हैं कि मिट्टी से बनता है, मिट्टी को साना जाता है, सानने के बाद उसे सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसे पकाया जाता है, तब जाकर वो ईंटा बनता है। तो मिट्टी किससे बना? छोटे कणों से। मिट्टी को जब हम ज्वाइंट किए, कॉम्बिनेशन किया गया, गीला किया गया, साना गया, तब जाकर उसे ईंटे में परिवर्तित किया गया। सीमेंट देखे होंगे, सबसे मिनिमम कण होता है, छोटा सा छोटा कण होता है। तो वही है कि इसकी रचनात्मक इकाई क्या है? सबसे यह रेत का छोटा सा छोटा कण होता है। ठीक इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। कितने बड़े हो सकते हैं परमाणु? जो है कितने बड़े हो सकते हैं? कह रहा है परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए। तुम्हारे एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यानी किसी भी वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप जो है डिसाइड करना चाहते हैं तो उससे भी यह क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, जिसके बारे में आप क्या कल्पना तक भी कर नहीं सकते हैं कि इतना छोटा हो सकता है। ठीक, जैसे जैसे लाखों परमाणुओं को लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाती है। अब देखिए यहां आपको हमने कहा ना कि परमाणु बड़े नहीं होते, परमाणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? लाखों परमाणुओं की बात कर रहा है। लाखों परमाणुओं को जब ऐसे तरे के ऊपर लगाते चले जाएंगे, जैसे है दिया है, इसके ऊपर फिर हम ऐसे लगाएं, फिर ऐसे लगाएं, फिर ऐसे। बर्गर देखें, बर्गर जब बनता है तो क्या होता है? पारोटी को काटा जाता है, उसके अंदर आप प्याज डालेंगे, चाउमीन डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सारी चीजें डालते हैं। तो ऐसे ही परमाणुओं का कह रहा है लाखों परत होना चाहिए। तरे के ऊपर उसको लादते जब चले जाएंगे तो क्या होगा? तब जाकर आपकी एक मोटी परत बन जाती है। वही तो हमारा परमाणु तब देखने लायक होगा। ठीक, तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि उसका जो है रेडियस, जैसे मान लीजिए हमारा कोई परमाणु है, ये हमारा जो है यही हमारा रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। कह रहा है इसके रेडियस को हम किसमें मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर जो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। ये आप मेजरमेंट याद रखिएगा, जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस लगाने में या यूनिट को चेंज करने में, इसकी जरूरत पड़ती है। तो 1
1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अब इसी का अपोजिट अगर पूछ लिया जाए, आप बताइए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? उसी माइनस वाले को प्लस में बोल देंगे, 10⁹ नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो क्लियर हुआ कि कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या को किसमें नापा गया? नैनोमीटर। -9 पावर है, वैसे ही सोच लीजिए अब कितना छोटा होगा। -9 की बात कर रहा है। -9 की बात करने का मतलब ये हुआ कि हम अगर मीटर में इसकी यूनिट नापते हैं, अगर हम मीटर में इसकी यूनिट नापते हैं तो कैसे निकालेंगे? ठीक, कैसे ये निकालेंगे? अगर देखिए कैसे इसको निकालेंगे, उसने कहा कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता है। तो ये 0.00000000 2 4 6 8 और ये आपका 1। ठीक, अब सोचिए इतने पॉइंट के बाद 1 लिखा गया है, तो सोच लीजिए कितना छोटा होगा ये। ठीक, कितना छोटा ये होगा। अब क्लियर हो गया कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁹ कितने? 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। आगे चलते हैं, सापेक्ष आकार। देखिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या है यहां पर कि हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम रेडियस मापें, हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम रेडियस नापें या त्रिज्या नापें तो कितनी हो सकती है? तो 10⁻⁻10 मीटर, यानी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। जल के अणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या कितनी होती है, यानी रेडियस कितना होता है? 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁸ मीटर। रेत का कण जो बालू होता है, सैंड होता है, उसके रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर होता है। चींटी जो होती है उसका रेडियस कितना होता है? 10⁻³ मीटर। सेब जो होता है उसका कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर। तो ये सापेक्ष आकार, यानी उसकी तरह से बताया गया कि इस आकार का, इस शेप का होगा, इसका रेडियस इतना माना गया है। तो परमाणु इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसको नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब क्या होता है? न के बराबर, न के बराबर, जिसकी कल्पना न की जा सके। ठीक, तो इसके बारे में आप अब क्या सोच रहे हैं कि परमाणु कितना छोटा है कि कितना बड़ा है? ठीक, तो इसे हम क्या करते हैं कि आधुनिक तकनीकों की सहायता से, यानी मॉडर्न टेक्निकल युग में आप किस एलिमेंट को, किस तरह से आप इसके इमेज को देख सकते हैं। ठीक, कि परमाणु आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे ये देखिए सिलिकॉन का इमेज जो है यहाँ पर दिखाया गया, सिलिकॉन का इमेज जो है किस तरह से बना हुआ है। इसके परमाणु देखिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जब ज्वाइंट हुआ है तो वही आपका बड़ा दिखाई दे रहा है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणु, यानी जो आपके डिफरेंट एलिमेंट के परमाणु हैं, वो मॉडर्न जो उनका प्रतीक है, सिंबल है, वो क्या है? डाल्टन ही इसके बारे में बताए थे। कैसे बताए थे? कि किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, यानी किसी भी एलिमेंट के सिंबल का उन्होंने जब यूज किया तो प्रतीक उस तत्व को एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। जो भी एलिमेंट का उन्होंने सिंबल दिया तो वह सिंबल क्या है? वो बताता है कि यह किस एलिमेंट का सिंबल है। तो केवल सिंबल नाम देती है। तो जैसे आप मान लीजिए ट्रैवल करते होंगे, यात्रा करते होंगे, तो देखे होंगे कि जब रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं तो ऐसे सिंबल बना देता है। ठीक, इस तरह से।
तो एक प्रतीक है, ये सिंबल है, बना दिया गया। आप इसका मतलब समझिए कि हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्या निर्देश दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक रेलवे पटरी है, यहां से फिर आगे जाएंगे तो ऐसे बना रहता है इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आगे जाकर दाहिने मुड़ जाएंगे। यही चीज अगर ऐसे दिया है तो आगे जाकर आप बाएं मुड़ जाएंगे। डायरेक्शन अगर आपका मान लीजिए ऐसे सीधे दिया है तो इसका मतलब आप सीधे ही चले जाइए। कभी कभी यू टर्न दे देता है ऐसे कि आप ऐसे जाइए फिर घूमकर वापस आइए। तो ऐसे क्या होता है कि ये हमारे सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि यह किस चीज का प्रतीक है, सिंबल है, और हम उसके दिशा निर्देश को जान जाते हैं। तो यहाँ पर वही प्रतीक दिखाया डाल्टन ने कि हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन अगर है तो ऐसे बनाकर बीच में ऐसे पॉइंट रख दिया गया। ऐसे अगर हमने बना दिया तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक, कार्बन है तो कार्बन वाले में क्या है, ऐसे करके इसको पूरा कलर कर दिया गया है, इसका मतलब ये कार्बन है। वो ऐसे सिंबल देते गए, समझ गए, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया। उसके बाद जब किताबों में छप के आया तो उसके बारे में लिखा गया तो लोग उसको देखेंगे तो जान जाएंगे। अब हमें भी नहीं पता था ये क्या होता है, लेकिन क्या है, इसके बारे में जब पढ़ा गया तो पता चला कि इस तरह से अगर कहीं सिंबल बना है तो क्या होगा, ऐसे बना है तो क्या होता है, तो ये चीजें हमें पता चल जाती हैं। ऑक्सीजन अगर है तो सिंगल बनेगा, ऐसे सर्कल आपका व्हाइट रहेगा। फास्फोरस है तो फास्फोरस में क्या होता है, देखिए इस तरह से 3 लाइनें आपकी खींच दी जाती हैं, फास्फोरस का सिंबल हो गया। सल्फर है तो सल्फर वाले में क्या होता है, ऐसे प्लस का सिंबल दे दिया जाता है, जो आजकल डॉक्टरों का सिंबल हो गया है। ठीक, आयरन होगा तो आयरन वाले में क्या होता है, इसी में आपका आई लिख देगा। कापर होगा सर्कल के अंदर सी लिखेगा। ठीक, सीसा होगा लेड तो यल लिख देगा। सिल्वर है तो एस लिख देगा। गोल्ड है तो जी लिख देगा। प्लेटिनम है तो पी लिखेगा। पारा है तो इसके अंदर एटम्स यानी इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया जाता है, ये किस तरह से है। ठीक, प्रारंभ में तत्वों के नाम की उत्पत्ति जो है ऐसे की गई थी। कापर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न होता है, जैसे लैटिन लैंग्वेज होता है, लैटिन वर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का नाम रखा गया, कुछ उनके स्पेलिंग से ही उसका नाम रख दिया गया। जैसे यहाँ कहा गया कि कापर का नाम जो है वो साइप्रस है, साइप्रस से इसका कापर की उत्पत्ति हुई। तो कुछ तत्वों के नामों के विशिष्ट रंगों से लिया गया, उनका रंग जैसा दिखता था उससे ले लिया गया। ठीक, जिसका अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए सोना लिया गया, सोने को हम अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। ठीक, उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC के नाम से जानते हैं, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ेंगे। IUPAC नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था जो होती है उसी के अकॉर्डिंग इसको रखा गया, जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के अनुसार रखा गया। अभी हम बताएं कि ज्यादातर तत्वों के नाम जो है, प्रतीक है, उनके अंग्रेजी के अनुसार, जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन का H ले लिया गया तो हाइड्रोजन का प्रतीक बन गया। ठीक, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने क्या ले लिया, O ले लिया तो ऑक्सीजन का प्रतीक बन गया। ठीक, ऐसे ज्यादातर तत्वों के नाम के प्रतीक जो हैं उनके अंग्रेजी में जो नाम होते हैं उससे पहला लेटर ले लिया गया, और किसी किसी के, जैसे किसी तत्वों का नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में लिख दिया गया। ठीक, इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे देखिए हाइड्रोजन को H, एल्युमिनियम को Al, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लेटर। ठीक, कोबाल्ट को C। देखिए इसमें भी देखिए ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, दो तरह के CO, एक स्मॉल लेटर में और ये दोनों कैपिटल। अगर ये वाला CO है, स्मॉल लेटर में O है, तो समझ जाइए ये कोबाल्ट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, कोबाल्ट की बात कर रहा है। अगर दोनों कैपिटल है तो ये आपकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। किसकी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। तो CO लिखते समय ये ध्यान देना है कि हम कोबाल्ट के बारे में बता रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा है ना। तो
तो परमाणु के बारे में आप समझ गए क्या होता है परमाणु, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए, अविनाशिता का नियम बचा, 3 वैज्ञानिकों के बारे में जान गए। अब क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी एलिमेंट का प्रतीक लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, तो अगर 2 लेटर आएगा तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर लिखना है। यहां पर देखिए कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रतीक दिए गए हैं, आप इसे याद भी कर लेंगे। एल्युमिनियम को Al, एल्युमिनियम को Al, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba। देखिए बेरियम, बोरान और बेरिलियम 3 चीजें होती हैं, तीनों में डिफरेंट समझिए। अगर आपसे कहता है बेरियम तो आप लिखेंगे Ba, अगर कहता है बेरिलियम तो ये हो जाएगा Be, अगर कहता है बोरान तो हो जाएगा B। समझ गए, तीनों में डिफरेंस समझिएगा। बेरियम बेरिलियम में कंफ्यूजन रहता है सबको, तो हर जगह Ba नहीं लिख सकते हैं। तो एल्युमिनियम का क्या होता है Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सीसा का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियान का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। ये हमारे कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। तो आप जब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो यही चीज लिखा जाएगा, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक। यही आपको किताबों में भी मिलेगा। तो आप यही एलिमेंट जब 2 से ज्यादा या 2 हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड मिल जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, एलिमेंट के बारे में हो गया। चलिए खरबूजा खाइए, पहले खाइए यहाँ पर। यहाँ देखिए खिलाने के लिए नहीं है, वो परमाणुओं को मेजर करने के लिए दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस लिए ये बनाया गया है, तौलने के बारे में, मेजर करने के लिए वो दिया गया है कि जो ये पहलेज था, वाटरमेलन, पहलेज, तरबूज, ठीक, इसको खड़ा खड़ा तौल लिया गया, मतलब काटा नहीं गया है, खड़ा खड़ा इसको तौल लेना। और उसके बाद इसके हम कई तो फांकी काट ले रहे हैं, मतलब कई टुकड़ों में से बांट ले रहे हैं, फिर इसे तौलें। एक फांकी को तौलें कितना हो रहा है, कुल फांकी के तौल दो कितना हो रहा है, अब पूरा पहले जो तौल दो कितना हो रहा है। तो यह पूरा तौल के बताना है क्या इनके द्रव्यमान में अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यही इसके मास के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका एक पार्ट वेट करने पे कितना होता है, पूरे को तौलेंगे तो कितना वेट होगा इसका, ठीक। तो कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, ठीक। हर परमाणु के द्रव्यमान की इकाई को हम एक कार्बन परमाणु की तुलना करते हैं। कैसे, कह रहा है द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान को यानी उसकी यूनिट जो होती है AMU में लिखा जाता है शॉर्टकट में। आजकल तो IUPAC हो गया है, जिसको हम U लिखते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने अलग अलग इकाइयों के बारे में विचार किया कि किसका यूनिट क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होगा, आयतन का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, ठीक, वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, टाइम का क्या होगा, सबका अलग अलग बनाया गया। तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16वां भाग जो है इकाई के रूप में लिया गया। इसके 2 रीजन थे क्यों ऐसा किया गया।
ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके, रिएक्शन करके कोई ना कोई कंपाउंड बना ही लेता है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट बना दिया गया जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई ना कोई कंपाउंड बना दिया। मैग्नीशियम से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम से रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो पानी बन गया, कॉपर से रिएक्ट किया तो क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। तो ऐसे ही ऑक्सीजन जो है किसी अदर एलिमेंट से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? जिस एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, जिस तत्व से अभिक्रिया करेगा उसी का बनेगा। तो कह रहा है अधिकांश तत्वों के परमाणु जो हैं द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। 1961 में यानी 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक, जिसको हम आइसोटोप कहते हैं, वो मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। यानी कार्बन का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं और एक समस्थानिक होता है, कार्बन का 12 भी होता है, 14 भी होता है। ठीक इसी से समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न। 6 से 12, 6 से 14, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग हो जा रहा है, एक 12 हो रहा है, एक 14 हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे ये कार्बन हुआ तो ये 6, ये 12, और फिर 6, 14 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, 6, 14, तो दोनों का परमाणु क्रमांक देखिए सेम है। तो जब परमाणु क्रमांक सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो हमारा क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है, यानी समस्थानिक कहलाता है। अब क्या करना है आपको? इसके कह रहा है कि जैसे एक द्रव्यमान 12 इकाई का है, मतलब हम किसी को, जैसे हम कहें ना कि पहले जो आप तौलेंगे, इसको हम मान लेना कि 12 किलो का है। ठीक, 12 किलो का है, तौल लिया गया। अब कह रहा है 12 फल द्रव्यमान इकाई है, तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करते हैं, यानी इस पहले इसको हम 12 भागों में ऐसे काट दिए, छोटे टुकड़ों में 12 भाग में बांट दिए। जैसे ही आप 12 भाग में बांटते हैं तो कह रहे उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। 12 टुकड़ा जो किया गया, इसको तौला जाए और इसको तौला जाए, दोनों का वेट क्या होगा? बराबर हो गया, यानी दोनों का द्रव्यमान मास जो है क्या है? इक्वल होगा। एक एक टुकड़े को करके बेचेगा तब भी उतना ही पैसा कमा लेगा वो, इसीलिए सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई के बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया है। जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ठीक, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 होता है। ठीक, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 हो गया। अब एटॉमिक नंबर इसका बताना हो तो क्या करेंगे? आधा करते चले जाइए। हाइड्रोजन वाले को मत आधा करना, हाइड्रोजन तो फिक्स है। ठीक, कार्बन का 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, सोडियम का क्या है दिया है 23, 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, सल्फर का 32 है तो 16 हो जाएगा, क्लोरीन का 17 दूना 34, 17 हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा। इस तरह से एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। कह रहा है कि ज्यादातर परमाणु ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं? तत्व, जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें ज्यादातर परमाणु जो होंगे वो क्या होंगे? फ्री अवस्था में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि परमाणुओं से मिलकर अणु बना है। क्यों? क्योंकि परमाणु सबसे छोटी इकाई हुई, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई हुई, तो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है।
और परमाणु कह रहा है आयन भी बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पूंजित होकर वह द्रव्यमान बनाते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन दे दें कि H2 और 2H में क्या अंतर है, क्लास 7th में आप पढ़े होंगे। H2 और 2H में क्या अंतर है, हाइड्रोजन ये अणु है तो ये क्या है, परमाणु है। यानी दो परमाणु बनकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। यानी परमाणु हमारी क्या है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई हो गई, सूक्ष्मतम कण हो गया। अब परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। तो अणु क्या है, चलिए अणु के बारे में जानते हैं कि अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में न रह सकता है और यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। कह रहे एक ही तत्व यानी सब कापर हो, सब मैग्नीशियम हो, या अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक कैल्शियम, एक कॉपर, एक सिल्वर, एक गोल्ड, ऐसे हो, तो आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, अणु बनते हैं। तत्वों के अणु कैसे होते हैं, अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरक्षित होते हैं जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल बना है उसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक, दोनों हैं। तो कह रहा अधातुओं में ऐसा नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन परमाणुओं से ही बनता है। यानी ऑक्सीजन है तो ये क्या है, ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है, ठीक। द्विपरमाणु का अणु O2 कहते हैं। सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो ओजोन बन जाता है, O3 बन जाता है। इसकी संरचनाएं संख्या उस अणु की परमाणुकता को कहते हैं। धातु अणुओं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। जैसे देखिए इधर अधातु नॉन मेटल आ गया, कह रहा नाम में नॉन मेटल में कौन कौन है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। आर्गन का एक परमाणु, हीलियम का भी एक, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, फास्फोरस का 4 परमाणु होता है, सल्फर का बहुत सारे होते हैं। धातुओं की बात करेंगे तो सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, तो ये सोडियम से लेकर कॉपर तक ये सब एक परमाणु होते हैं। और यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, तब 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक।